हेलो 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 केमिस्ट्री वाले भैया, आप सबों का हमारे आपके इस चैनल में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक है बाइनरी सॉल्यूशन, जिसके अंतर्गत हम लोग पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। ये हम लोगों का फेज इक्विलिब्रियम का 21वां लेक्चर है। और चलिए स्टार्ट लेते हैं वीडियो। इसमें सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि बाइनरी सॉल्यूशन कहते किसको हैं। तो बच्चों, बाइनरी सॉल्यूशन आप किसको कहते हो जिसमें कि दो लिक्विड कंप्लीटली मिसिबल होते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग ले लिए वाटर एंड इथेनॉल, ये कंप्लीटली मिसिबल होते हैं। या हम लोग ले लें वाटर एंड सॉल्ट यानी NaCl, ये हम लोग का कंप्लीटली मिसिबल होते हैं बच्चों। ठीक है, तो हम लोग का बाइनरी सॉल्यूशन कुछ इस तरह से होता है। इसमें भी आपका दो टाइप का होता है, एक जिसमें कि आपका जो सॉल्यूट होगा और सॉल्वेंट दोनों ही वोलेटाइल होगा, जबकि दूसरा एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें कि हम लोग का सॉल्वेंट तो वोलेटाइल है बट सॉल्यूट जो है हम लोग का कैसा है, नॉन वोलेटाइल है। यानी कि बाइनरी सॉल्यूशन को हम लोग दो पार्ट में क्लासीफाई करके स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं वेपर प्रेशर के बारे में बच्चों की एग्जैक्ट वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर को समझे बिना आगे का हम लोग का स्टडी अधूरा रह जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वेपर प्रेशर होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले कि हम लोग का यहाँ पे कोई लिक्विड है और ये हम लोग का कैसा है, ये एक क्लोज्ड कंटेनर है। ठीक है, इसमें से आपका वेपर क्रॉस नहीं कर सकता। ठीक, तो ये हम लोग का लिक्विड है। अब उसके बाद ये क्या कर रहा है, इवापोरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, इवापोरेट कर रहा है, मतलब कि वेपर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, अभी जैसे जैसे हम लोग का वेपर पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा, यहाँ पे हम लोग का लिक्विड का अमाउंट थोड़ा कम होने लगेगा। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ इस कंटेनर के वाल पे टकरा के वो वापस कंडेंस हो जाएगा। ये जो वेपर पार्टिकल्स है ये कंडेंस होकर फिर से लिक्विड बन के यहाँ पे हम लोग का लिक्विड में जाके गिरेगा। ठीक है, मतलब हम लोग का यहाँ पे लिक्विड वेपर बन रहा है और वेपर कंडेंस होके क्या हो रहा है, लिक्विड बन रहा है। दोनों ही प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, तो जो रेट ऑफ इवापोरेशन है हम लोग का अपवर्ड डायरेक्शन में है और रेट ऑफ कंडेंसेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। कभी एक ऐसा टाइम आएगा बच्चों जब रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब कि जिस रेट से इवापोरेशन हो रहा था उसी रेट से कंडेंसेशन भी होगा। और उस पर्टिकुलर टाइम पे जहाँ पे इक्विलिब्रियम मिला है हम लोगों का, ठीक है, उस पर्टिकुलर टाइम पे वेपर पार्टिकल्स के द्वारा लिक्विड सरफेस पे जितना प्रेशर एग्जर्ट होगा या जितना प्रेशर लगेगा उसी को वेपर प्रेशर बोला जाता है बच्चों। यानी वेपर प्रेशर किस बात पे डिपेंड करता है, वेपर पार्टिकल्स के नंबर पे। जितना ज़्यादा वेपर पार्टिकल्स होंगे उसके द्वारा उतना ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा। ठीक है, और वेपर पार्टिकल्स कब ज़्यादा होगा, जब रेट ऑफ इवापोरेशन ज़्यादा हो, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा वेपर पार्टिकल्स बने। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हम उसी बात को यहाँ पे लिखे हैं डेफिनेशन में, व्हेन रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर पार्टिकल्स देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर पार्टिकल्स ऑन द लिक्विड सरफेस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। ठीक है, तो ये आप डेफिनेशन खुद से पढ़ लोगे और इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं कुछ और वेपर प्रेशर के बारे में। ठीक है, अब हम लोग के पास दो टाइप का लिक्विड है जिसमें कि वोलाटाइल हम लोग का दोनों कंपोनेंट होगा और एक दूसरा है जिसमें कि हम लोग का सॉल्वेंट वोलाटाइल है तो सॉल्यूट कैसा है, नॉन वोलाटाइल है। दोनों ही केस में वेपर प्रेशर में कुछ फर्क आएगा बच्चों, उनको हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले अगर दोनों वोलाटाइल हो तो क्या होगा, मेरा कहना है कि दोनों वोलाटाइल होगा तो दोनों वेपर पार्टिकल्स बनाएगा और दोनों वेपर पार्टिकल्स बनाएगा तो वेपर पार्टिकल्स का संख्या ज़्यादा होगा और वेपर पार्टिकल्स का संख्या ज़्यादा होगा यानी कि नंबर ज़्यादा होगा तो हम लोग का वेपर प्रेशर ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ओवरऑल जो वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर जो होगा वो हम लोग का क्या होगा, PA प्लस PB, यानी कि A का वेपर प्रेशर प्लस B का वेपर प्रेशर दोनों को मिला के होगा। ठीक है, अच्छा हम लोग यहाँ पे जरा बात कर लें, ये वेपर प्रेशर भी थोड़ा सा फर्क आएगा। ये डिपेंड करता है कि A और B के बीच में रिपल्सन होगा कि अट्रैक्शन होगा। ठीक है, इस बात पे भी डिपेंड करेगा। खैर वो हम लोग आगे चल के स्टडी कर लेंगे। जरा हम यहीं पे सुना दे हल्का सा, A और B में अगर अट्रैक्शन बढ़ जाए तो हम लोग का वेपर पार्टिकल्स थोड़ा कम बनेगा। ठीक है, अगर A और B में अट्रैक्शन ना बढ़े या रिपल्सन हो जाए तो हम लोग का ज़्यादा से ज़्यादा वेपर पार्टिकल्स बनेगा। ठीक है ना, तो ये सब है चीज़ें जो कि आगे हम लोग स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा किसी वोलेटाइल लिक्विड्स में तब क्या होगा। यदि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ना होता तो वाटर के द्वारा वेपर प्रेशर एग्जर्ट होता, यानी वाटर इवापोरेट करता, वेपर पार्टिकल्स बनता और उसके द्वारा प्रेशर एग्जर्ट होता बच्चों। ठीक, लेकिन जैसे ही हम लोग इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे तो सॉल्ट के द्वारा तो हम लोग का वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा नहीं, क्योंकि सॉल्ट हम लोग का इवापोरेट करेगा ही नहीं, वेपर पार्टिकल्स बनेगा ही नहीं, बल्कि ये और
वाटर का वेपर प्रेशर को कम कर देगा। कैसे, ये कैसे करेगा ज़रा यहाँ पे आप देख लो। जैसे ये वाटर है बच्चों, प्योर वाटर है, तो इसका वेपर प्रेशर को हम पी नोट बोल रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पे सिर्फ वेपर पार्टिकल्स, वाटर के वेपर पार्टिकल्स के द्वारा हम लोग का प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है। लेकिन जैसे हम लोग इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे तो सॉल्ट क्या करेगा, जो लिक्विड का जो सरफेस है बच्चों उसको ऐसे ऑक्यूपाई कर लेगा। अब जब ऑक्यूपाई कर लेगा, पूरा लिक्विड सरफेस अगर ऑक्यूपाई हो जाएगा तो हम लोग का प्रॉब्लम क्या होगा, या सरफेस क्या अंदर भी ऑक्यूपाई कर जाएगा, ठीक है, सॉल्ट हम लोग का कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर जाएगा। तो करेगा क्या, वो वाटर को ज़्यादा वेपर नहीं बनने देगा, रोक के रख लेगा, तो ज़्यादा कम से कम हम लोग का क्या होगा, वेपर बनेगा। तो ऐसे केस में हम लोग का सॉल्यूशन का, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट कंटेनिंग सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा बच्चों वो कम हो जाएगा। जो सॉल्वेंट का ज़्यादा था उस सॉल्यूशन का क्या हो जाएगा, कम। यानी कि नॉन वोलेटाइल सोल्यूट क्या करता है, वेपर प्रेशर कम कर देता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वही बात लिखे हैं कि जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो कम होगा और सॉल्वेंट का ज़्यादा होगा। इस बात को भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग इसी चीज़ को हम लैंग्वेज में यहाँ पे लिख दिए हैं, और हम नहीं चाहते हैं कि लैंग्वेज में पढ़े एक एक चीज़, ठीक है। तो यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं और आप लोग इसको पढ़ना, ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों राउल्स लॉ फॉर सॉल्यूशन कंटेनिंग वोलेटाइल सोल्यूट। मतलब दोनों ही हम लोग का वोलेटाइल होगा, लिक्विड भी होगा, मतलब ए भी होगा एंड बी, दोनों वोलेटाइल होगा, ठीक है। सॉल्वेंट एंड सोल्यूट दोनों वोलेटाइल होगा, यानी कि दोनों वेपर पार्टिकल्स बनेगा, दोनों के द्वारा प्रेशर एग्जर्ट करेगा। तो ऐसे केस में जो राउल्स है वो एक लॉ दिए हैं, ठीक है। राउल्स भाई साहब एक लॉ दिए हैं। वो लॉ क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ए का जो वेपर प्रेशर होगा ना वो ए के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, और बी का जो वेपर प्रेशर होगा ना वो बी के मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा, ठीक है। बस वही वो कहते हैं, और उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं बच्चों। जरा एक बार फिर से ये देख लीजिए, हाँ यहाँ पे तो राउल्स लॉ क्या स्टेट करते हैं, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ वोलेटाइल कंपोनेंट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर। मतलब पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब आप हटाओगे बच्चों तो यहाँ पे एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट देना होगा, ठीक है। हम यहाँ पे के दे के फिर से पी नोट ए देते, उससे अच्छा हम डायरेक्टली पी नोट ए दिए हैं। पी नोट ए, पी ए इक्वल टू पी नोट ए एक्स ए होता है बच्चों, ठीक है। अब पी नोट ए क्या है, पी ए पहले देख लें कि वेपर प्रेशर ऑफ ए है इन द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जब ए और बी दोनों एक साथ है तब के बारे में बोला जा रहा है कि ए का क्या है, वेपर प्रेशर हम लोग का है पी ए। और पी नोट ए क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। जब प्योर ए मतलब कि ए जब सिंगली रहेगा तब जो उसके द्वारा वेपर प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा उस वैल्यू को हम लोग पी नोट ए बोल रहे हैं बच्चों। एक से क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है, ठीक है। और उसी तरह से सिमिलरली हम लोग क्या बोल सकते हैं, पी बी मतलब बी के लिए पी बी इक्वल टू पी नोट बी इंटू एक्स बी, ठीक है। डायरेक्टली लिखे हैं, फिर से यहाँ पे पी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी लिखते उससे अच्छा डायरेक्टली लिखे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो हम लोग का राउल्स लॉ जो है यही बात बोलता है, यानी कि टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा बच्चों, टोटल प्रेशर हम लोग का हो जाएगा पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी, यानी कि ए के द्वारा जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा एंड बी के द्वारा जो वेपर प्रेशर एग्जर्ट होगा, दोनों को मिला के हम लोग का टोटल वेपर प्रेशर मिलेगा। पी एस इक्वल टू हम लोग ये लिख सकते हैं, पी ए का स्थान पे पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी, ठीक है। तो ये हम लोग का राउल्स लॉ है। जहाँ भी इतना इक्वल टू इतना या इतना इक्वल टू इतना होगा हम लोग कहेंगे कि वो सॉल्यूशन राउल्स लॉ को ओबे कर रहा है, और अगर इतना इक्वल टू इतना नहीं आया तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि राउल्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में, ठीक है। ये आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है हम लोग इसके बारे में समझते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ द वोलेटाइल लिक्विड्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन बच्चों वैसे सॉल्यूशन को बोला जाएगा जो राउल्स लॉ को ओबे करते हैं किसी भी कंसंट्रेशन टेम्परेचर पे, कोई भी कंसंट्रेशन हो, कोई भी टेम्परेचर हो, हर कंडीशन में क्या करते हैं, ये हम लोग का राउल्स लॉ को ओबे करते हैं। वैसे सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, और वही बात लिखे हैं। ये सॉल्यूशन इज सेड टू बी एन आइडियल सॉल्यूशन इफ इट इज स्ट्रिक्टली ओबे राउल्स लॉ एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। इफ ए एंड बी आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन देन राउल्स लॉ ओबे करने का क्या मतलब हुआ, इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए एंड इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए, साथ ही साथ इतना इक्वल टू इतना होना चाहिए। अगर इतना हो रहा है तो आइडियल सॉल्यूशन है, ठीक है। और इसके बारे में जो इसका अदर कैरेक्टरिस्टिक है आइडियल सॉल्यूशन के लिए उसको भी हम लोग थोड़ा सा स्टडी कर लेते हैं बच्चों कि उसका अदर कैरेक्टरिस्टिक क्या है। देखिए अदर कैरेक्टरिस्टिक में जो पहला है ए
के बीच का जो अट्रैक्शन होगा और बी के बीच में जो अट्रैक्शन होगा, ठीक है, ये इक्वल है। साथ ही साथ जब आप दोनों को मिला दोगे तो ए बी के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो भी इक्वल होना चाहिए। मतलब हम लोग एक लिक्विड लिए हैं ए, जिसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ है जो कि इक्वल है बी के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, और वो सारे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच भी, मतलब कि ए और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो ए के बीच में लगने वाले, बी के बीच में लगने वाले फोर्स के इक्वल है। मतलब हर जगह फोर्स क्या है हम लोग का, इक्वल है बच्चों, ठीक है। ये आइडियल सॉल्यूशन का कंडीशन है। खैर जनरली ऐसा होता नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चेंज हो ही जाता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हम उसको आइडियल बोलेंगे, ठीक। सेकेंड चीज़ क्या है बच्चों, अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं आया है तो उसके वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। देयर इज नो वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग। जब आप मिक्स करोगे तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी वॉल्यूम चेंज मस्ट बी जीरो। डेल्टा भी मिक्स जो होगा क्या होगा, जीरो होगा, ना वॉल्यूम घटा है ना बढ़ा है बच्चों, ठीक है। यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ है, इसलिए हम जीरो लिखे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन का एक कंडीशन है कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन का दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक है या कंडीशन जो है वो इंथैल्पी में नहीं चेंज होना चाहिए। देयर इज नो इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, दैट इज इंथैल्पी चेंज मस्ट बी जीरो, ठीक है। इंथैल्पी में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए बच्चों। अब कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स ये कि जैसे बेंजीन एंड टोल्यूइन है, ठीक है, दोनों को मिलाएंगे, दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सेम होता है बच्चों। दोनों में आपका जो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, दोनों में इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ये आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है। उसी तरह से हम लोग का एन हेक्सेन एंड एन हेप्टेन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड टोल्यूइन है, ब्रोमोबेंजीन एंड आयोडोबेंजीन है। इस तरह से आइडियल सॉल्यूशन में एक बात को और आप नोट में ध्यान में रखोगे, ठीक है, कि उसमें किसी तरह का कोई आयोनाइजेशन नहीं होना चाहिए, कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, किसी तरह का केमिकल रिएक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब ए और बी को जब हम मिलाएं, दो कंपोनेंट को मिलाएं, तो उनके बीच में ना आयोनाइजेशन हो, ना एसोसिएशन हो, ना केमिकल रिएक्शन हो बच्चों, तभी जाकर हम उसको आइडियल सॉल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, इसके जस्ट अपोजिट वाले को। खैर उससे पहले आइडियल सॉल्यूशन के लिए हम लोग उसका डायग्राम दिखा लेते हैं बच्चों। जो वेपर प्रेशर और कंपोजिशन के बीच का जो डायग्राम होगा आइडियल सॉल्यूशन के लिए, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए आपको वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर को रखना है, ठीक है, वाई एक्सिस में वेपर प्रेशर को रखना है, और एक्स एक्सिस में आपको कंपोजिशन रखना है, यानी कंसंट्रेशन रखना है। बच्चों आप परसेंटेज में भी रख सकते हो, मोल फ्रैक्शन में भी रख सकते हो। जनरली मोल फ्रैक्शन में रखा जाता है, इसलिए हम भी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में रखे हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, मोल फ्रैक्शन ए का रखे हैं। मतलब ए यहाँ पे कितना है, 1 मतलब क्या है, 100% यहाँ पे ए है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे ए कितना होगा, 0% होगा, और यहाँ पे हम लोग का बी कितना होगा, 0%, यहाँ पे ए हम लोग बी कितना होगा, 100%, ठीक है। जब प्योर ए था तो उसका जो वेपर प्रेशर था वो ये है बच्चों, ये है, ठीक है। जैसे ही हम इसका कंपोजिशन में चेंजिंग लाएंगे, थोड़ा बदल देंगे, यानी कि उसमें बी मिला देंगे, तो अब क्या होगा, उसका वेपर प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। फिर क्या होगा, कम होगा, मतलब वो इस तरह से उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। कैसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि हम लोग को एक स्ट्रेट लाइन कर्व मिल रहा है या स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है। उसी तरह से हम लोग का बी के लिए ये हो गया, ठीक है, और टोटल वेपर प्रेशर के लिए हम लोग का ये कर्व हो गया, ये ग्राफ हो गया बच्चों, ठीक है। इसमें हम लोग का इस तरह से कर्व नहीं आता है, स्ट्रेट ही आता है, एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसीलिए, ठीक है। तो ये हम लोग का उसका डायग्राम हो गया, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। यदि आइडियल हो तब ऐसा स्ट्रेट लाइन मिलेगा, नॉन आइडियल के लिए कहानी कुछ और होगा बच्चों, ठीक है। देखते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसको बोलेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन मतलब कि रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करेगा, ठीक है, नहीं ओबे करेगा, मतलब इतना डज नॉट इक्वल्स टू इतना, पी बी डज नॉट इक्वल्स टू इतना, पी एस डज नॉट इक्वल्स टू इतना बच्चों। साथ ही साथ यहाँ पे क्या होगा, जो अदर कैरेक्टरिस्टिक है, जो पहले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर जगह सेम होता था, यहाँ पे हम लोग का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हर जगह सेम नहीं होगा बच्चों। ए और बी के बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो ए बी एंड बी बी के बीच, सॉरी ए एंड बी बी के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है उतना की इक्वल नहीं होगा, डज नॉट इक्वल्स। यानी कि हो सकता है कि कम हो, ये वाला फोर्स क्या हो हो सकता है कि ये वाला फोर्स इन दोनों से ज़्यादा हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है, ठीक है। यहाँ पे जो हम लोग का वॉल्यूम में होगा चेंज होगा बच्चों, वॉल्यूम में क्या होगा, चेंज होगा, मतलब या तो वॉल्यूम घट जाएगा या तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम हो जाए, ठीक है, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए तो क्या करेगा, वो अट्रैक्ट कर लेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ें बदलेगी। तो यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हम लोग का क्या होगा, 0 नहीं होगा। यहाँ पे इंथैल्पी चेंज हम लोग का 0 नहीं होगा, ठीक है। ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पहचान है बच्चों, या उसका कैरेक्टरिस्टिक है। अगर एग्जाम्पल के बारे में बात करें हम लोग बच्चों, ठीक है, तो वाटर एंड इथेनॉल,
क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन, वाटर एंड नाइट्रिक एसिड, ये कुछ एग्जांपल्स हैं आपके नॉन आइडियल सॉल्यूशन के। इनमें से क्या होगा कि किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जैसे वाटर इथेनॉल को मिलाएं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाए या फिर घट जाएगा, ठीक है। क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन को मिलाएं तो हो सके इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, जो पहले क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के बीच में था, जो पहले एसीटोन एसीटोन के बीच में था, जब दोनों को मिला दिए तो हो सके दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ें हम लोग की बदलेगी, ठीक है। अब जब बढ़ेगा तब क्या होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा तब क्या होगा, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए बच्चों, ए और ए के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, बी और बी के बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए 10 न्यूटन लग रहा है, और जब हम लोग इन दोनों को मिला दिए, इन दोनों को क्या किए, मिला दिए, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच में जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 5 न्यूटन। मतलब क्या हो गया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया है बच्चों। जो पहले 10 न्यूटन लगता था वो क्या हो गया है, 5 न्यूटन हो गया है। या फिर इसको हम ऐसे समझें कि ए और ए के बीच में एंड बी और बी के बीच में 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था बच्चों, ठीक है। जब दोनों को हम लोग मिला दिए तो क्या हो गया, वो 5 न्यूटन हो गया। मतलब दोनों में जितना फोर्स लगता था उससे कहीं ज़्यादा फोर्स लगने लगा। और एक सिचुएशन क्या था, दोनों में जितना फोर्स लग रहा था उससे कम फोर्स लगने लगा, ठीक है। तो 2 सिचुएशन यहाँ पे हुआ है, ठीक है। अब यहीं से आपको 2 अलग अलग चीज़ को पढ़ना पड़ेगा बच्चों, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कब, नेगेटिव डेविएशन कब, जरा देख लेते हैं यहीं पे बच्चों, फिर आगे तो समझेंगे ही। ए और बी के बीच जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, या ए और ए के बीच और बी के बीच में जो फोर्स लग रहा है, जब दोनों को मिला दें और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा तो क्या होगा, हम लोग का इवापोरेशन बढ़ जाएगा बच्चों। दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होने का क्या मतलब है कि अब वो आसानी से वेपर बनेगा। जितना ज़्यादा वेपर बनेगा, वेपर प्रेशर हम लोग का उतना ज़्यादा होगा। यानी कि वेपर प्रेशर यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, आइडियली जितना होना चाहिए उससे अधिक हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या होगा, आइडियली यहाँ पे हम लोग का अधिक हो जाएगा, ठीक है। और एक दूसरा कंडीशन है कि यहाँ पे हम लोग का वेपर प्रेशर 2 न्यूटन है, मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं वैल्यू। ए और ए के बीच में एंड बी और बी के बीच में कितना है, 2 न्यूटन का फोर्स है। जब हम दोनों को मिला दिए बच्चों तो हम लोग का ए बी बना, या ए बी हम लोग का कांटेक्ट में आया, तो ए बी के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बढ़ गया, 5 न्यूटन हो गया। यानी कि जितना इसमें वेपर बन रहा था इस कंडीशन में, अब इसमें उतना वेपर नहीं बनेगा, क्योंकि फोर्स बढ़ गया है, दोनों एक दूसरे को पकड़ के रखेगा, वेपर बनने नहीं देगा। तो कम से कम वेपर बनेगा, और वेपर कम बनेगा तो उसके द्वारा प्रेशर भी कम लगेगा बच्चों, यानी वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। तो वेपर प्रेशर कम होगा का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर कम होगा का क्या मतलब है। अब आगे हम बताते हैं कि ये हम लोग का नेगेटिव डेविएशन कहलाएगा, ये हम लोग का पॉजिटिव डेविएशन कहलाएगा। कैसे, यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल में इस चीज़ को समझते हैं बच्चों, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम लोग नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज 2 टाइप्स ऑफ डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन आप कब कहोगे बच्चों, ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन आप कब कहोगे। देखो हम पहले अच्छा यहीं पे बात कर लेते हैं। When 2 volatile liquids A and B are mixed to each other and if the force of attraction between A B के बीच में जो फोर्स लगेगा इज लेस देन, कम हो, A और B के बीच में जो फोर्स लगेगा मिलाने के बाद वो यदि कम हो, किससे कम हो, A से या B से कम हो, ठीक है, देन द रेट ऑफ इवापोरेशन क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर ए और बी के बीच में फोर्स कम लगेगा तो रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज करेगा, जिसके कारण वेपर प्रेशर हम लोग का क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। एंड देयरफॉर ग्राफ गोज अबव द स्ट्रेट लाइन, दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव डेविएशन। थोड़ा सा इसको और अच्छे से हम कोशिश करते हैं बच्चों समझाने का कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। जैसे हम लोग का ये है इथेनॉल बच्चों, इसके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है, साइक्लोहेक्सेन है, इसके बीच में कुछ फोर्स लग रहा है। जब हम दोनों को मिला देंगे तो दोनों क्या करेगा, एक दूसरे में जो फोर्स लग रहा था उसको कमज़ोर कर देगा। कैसे कमज़ोर करेगा, जैसे ये इथेनॉल और इथेनॉल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन बीच में जाके ढुक जाएगा, और साइक्लोहेक्सेन जब बीच में जाके ढुक जाएगा तो अब ये इथेनॉल और साइक्लोहेक्सेन के बीच में फोर्स लगेगा जो कि कम लगेगा बच्चों, ठीक है। क्या लगेगा, कम, क्योंकि ये पोलर है, ये नॉन पोलर होता है, तो ऑब्वियस है कि नॉन पोलर एंड नॉन पोलर के बीच में फोर्स कम लगेगा। तो ये फोर्स जब कम लगेगा तो अब इसका इवापोरेशन आसानी से होगा, इसका भी इवापोरेशन आसानी से होगा। मतलब इथेनॉल जो पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू बंधा हुआ था, साइक्लोहेक्सेन के आने के बाद ये आसानी से इवापोरेट करेगा। अब इवापोरेशन आसानी से होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इवापोरेशन होगा, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, और जब वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो जितना आइडियली होना चाहिए था उससे ज़्यादा होगा। तो उसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, ज़रा देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका कैसा होगा।
जो हम लोग का वेपर प्रेशर ऐसा होना चाहिए था, डॉटेड लाइन से जो दिखाए हैं ये आइडियली है, ठीक है, आइडियली ऐसा होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये वेपर प्रेशर थोड़ा बढ़ गया, तो ग्राफ कैसे ऊपर से गया, ग्राफ कैसे गया, ऊपर से गया, ऊपर से गया, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का पॉजिटिव डेविएशन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बच्चों, की ग्राफ ऊपर से गया है, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव डेविएशन के बारे में, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन क्या होगा, इसका अपोजिट, पॉजिटिव का अपोजिट, इस बार ए और बी के बीच में जो फोर्स लगेगा बच्चों वो अधिक लगेगा। फोर्स अधिक लगने से इवापोरेशन कम हो जाएगा, इवापोरेशन कम होने से वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, अब वेपर प्रेशर कम हो जाएगा तो हम लोग का ग्राफ नीचे से जाएगा बच्चों, ठीक है। ये है नेगेटिव डेविएशन के बारे में, एकदम वही बातें लिखे हैं, हम पढ़ना नहीं चाहते हैं, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, आप पढ़ना एकदम समझ में आएगा। एग्जाम्पल आपको समझाएंगे हम, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन ले लिए हैं बच्चों। क्लोरोफॉर्म इसको बोलते हैं CH3 और एसीटोन प्रोपेनोन को बोलते हैं CH3COCH3 बच्चों। अब हम जरा समझाते हैं कि इन दोनों में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसे बढ़ जाता है, ठीक है। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे ये हम लोग का क्लोरोफॉर्म है और ये हम लोग का एसीटोन है। देखिए 3 क्लोरीन है, तीनों क्लोरीन जो होता है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग होता है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा और इसको हाईली पार्शियली पॉजिटिव कर देगा बच्चों, ठीक है। पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेके कार्बन को पार्शियली पॉजिटिव चार्ज कर देगा, और जैसे ही पार्शियली पॉजिटिव होगा ना, ये भी इलेक्ट्रॉन को खींचने लगेगा, अट्रैक्ट करने लगेगा, तो फिर ये हम लोग का कैसा हो जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हम लोग का पार्शियली नेगेटिव तो है ही। अब दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, मतलब सिर्फ क्लोरोफॉर्म था तो क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म के बीच में इस तरह से कुछ कोई फोर्स नहीं था, ठीक है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं था, कोई मजबूत बॉन्ड नहीं था। जब एसीटोन लिए थे तो एसीटोन और एसीटोन के बीच में भी उतना कोई मजबूत बॉन्ड नहीं था, लेकिन जब दोनों को मिला दिए तो दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया बच्चों, जिसके कारण ए एंड बी, अगर इसको ए और बी कहें तो ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, जिसके कारण से हम लोग का वेपर प्रेशर कम बनेगा, इवापोरेशन कम होगा। और जब वेपर प्रेशर कम बनेगा, वेपर प्रेशर हम लोग का कम बनेगा, कम होगा बच्चों, तो ओबियस है कि हम लोग का ग्राफ जो है वो नीचे से जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ा साइंस वाला बात तो है नहीं बच्चों। देखिए यहाँ पे ग्राफ कैसा जाएगा, नीचे से। आइडियली कैसा होना चाहिए था, ऐसा इतना होना चाहिए था, लेकिन वेपर प्रेशर कम हो गया, सो ये नीचे से जाने लगेगा, ठीक है, ये बात था। अब तो ये हो गया, इसके बाद थोड़ा सा हम लोग वेपर प्रेशर, ठीक है, वेपर प्रेशर और हम लोग बॉइलिंग पॉइंट के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है बच्चों, ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट सबसे पहले कहते किसको हैं, इसको समझते हैं, एग्जैक्ट बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है, फिर आगे बात करते हैं बच्चों, आसानी से समझ में आएगा, कोई टेंशन नहीं है। देखिए ये हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है बच्चों, ठीक है, ये हम लोग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, 760 mmHg बोलिए, ठीक है, 760 mmHg, ठीक है, उतना है। और हम लोग का कोई लिक्विड है बच्चों जिसका वेपर प्रेशर कुछ इतना है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर से तो ऑब्वियस है कि कम ही होगा, ठीक है। और सॉल्यूशन का तो उससे भी कम होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा बच्चों, होगा कि नहीं, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होगा। अब वो क्या करेगा, वेपर प्रेशर कम कर देगा, ठीक है, कुछ इस तरह से है, ठीक। अब हम बॉइलिंग पॉइंट का मतलब समझाते हैं। कोई भी लिक्विड हो बच्चों, उसका वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल बनाना है, क्या करना है, उसके इक्वल बनाना है। और इक्वल बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, टेम्परेचर देना होगा। तो जितना टेम्परेचर देना पड़ेगा बच्चों, किसी भी लिक्विड के वेपर प्रेशर को कहाँ पहुँचाना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल करना है, इतना करना है। तो हमको जितना टेम्परेचर देना पड़ेगा बच्चों, वही कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट उस लिक्विड का। जैसे मान लीजिए ये कोई लिक्विड है, इसको हमको यहाँ पहुँचाना पड़ा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचाना पड़ा, अब उसमें हमको टेम्परेचर लग गया, मान लीजिए कि 27 डिग्री सेल्सियस लग गया बच्चों, तो 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा इसका बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब किसी का वेपर प्रेशर इस लिक्विड से भी कम है बच्चों, यहाँ पे है, नीचे है, तो इसको यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचाना है बच्चों, तो हमको और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा कि नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचाना है। बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल जब हो जाए और उस समय जितना टेम्परेचर हो, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है किसी भी लिक्विड का, ठीक है। तो यहाँ तक पहुंचाना है। अब पहुंचाने के लिए हमको जब इसका वेपर प्रेशर कम होगा तो हमको ऑब्वियस है कि हमको और ज़्यादा टेम्परेचर देना होगा यहाँ तक पहुँचने के लिए, यानी कि यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा। अब यहाँ से आपको एक रिलेशन दिखाई देगा, ठीक है, सॉरी ये बॉइलिंग पॉइंट ही था, ठीक है, ये क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट है। बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर में इन्वर्सली रिलेशन है बच्चों। जब वेपर प्रेशर ज़्यादा था, ठीक है, तो हमको टेम्परेचर कम देना पड़ा था, जब वेपर प्रेशर कम था तो हमको टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ा था, ठीक है। यानी कि ज़्यादा वेपर प्रेशर होने से बॉइलिंग पॉइंट कम होता है और कम वेपर प्रेशर होने से बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इन्वर्सली रिलेशन है बच्चों बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर के बीच में, ये बात आप याद रखोगे,
कहीं भी वेपर प्रेशर कम यानी कि बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा, वेपर प्रेशर ज़्यादा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम। ठीक है, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट को हम यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं बच्चों। ठीक, कि द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा बात। अब आगे हम लोग बात करते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बीएससी लेवल का, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जियोट्रॉप्स और एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। खैर ये आप 12 में भी पढ़े हो, बट यहाँ पे आप देख ही लो एक बार। ठीक, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहते किसको हैं? देखिए बच्चों, एक कोई लिक्विड है मेरे पास ए, कोई एक लिक्विड है ए जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। ठीक है, मान लेते हैं 373 केल्विन है। एक दूसरा लिक्विड है बी जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 351.3 केल्विन। दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है बच्चों, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट क्या है? डिफरेंट है। जब ये अलग अलग था, जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमको एक मिक्सचर मिलेगा बच्चों। और मिक्सचर का यदि बॉइलिंग पॉइंट सेम हो, यानी कि ए और बी दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉयल करें, जो पहले डिफरेंट पे करता था वो सेम पे करने लगे, तो हम लोग ऐसे मिक्सचर को बोलेंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, या हम लोग इसी को सिंपली एजियोट्रॉप्स बोलते हैं बच्चों। क्या बोल रहे हैं एक बार फिर से सुन लीजिए। दो लिक्विड है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन जब दोनों को हम मिला दिए तो मिलाने के बाद अब क्या हुआ? अब वो दोनों ही लिक्विड सेम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। किसका? पहले मिलाने से पहले कितना बॉइलिंग पॉइंट था उससे कोई लेना देना नहीं है बच्चों, मिलाने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हुआ है। ए और बी दोनों का डिफरेंट था, और जब ए बी डिफरेंट है, वैल्यू 351.3 है, यहाँ पे 351.1 केल्विन है बच्चों, डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट है। तो ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलेंगे? एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलेंगे। ठीक, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एक पी हम लोग का लिक्विड है जिसका 373 केल्विन हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट है। एक क्यू लिक्विड है जिसका 188 केल्विन है। ठीक है, ठीक, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, लेकिन जब दोनों को हम मिला दिए बच्चों तो क्या हुआ? दोनों को जब हम मिला दिए तो हम लोग को एक मिक्सचर मिला पी क्यू जिसका बॉइलिंग पॉइंट सेम है 383। मतलब पी का यहाँ पे अलग नहीं है, क्यू का अलग नहीं है। 383 केल्विन पे ही पी भी वेपोराइज करेगा और क्यू भी वेपोराइज करेगा, दोनों ही वेपर बनेगा बच्चों। अच्छा, यहाँ से आपको ये समझ में आया, ये भी हम लोग का एजियोट्रॉपिक मिक्सचर कहलाएगा। यहाँ से आपको ये समझ में आया कि जब हम लोग ए और बी अलग था तब तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन जैसे ही मिला दिए उसके बाद अगर हम सोचेंगे कि ए को सेपरेट कर दे बॉयल करके और बी को सेपरेट कर दे बॉयल करके, जैसे वाटर और नमक को सेपरेट करते हैं, वाटर और सॉल्ट को सेपरेट करते हैं, कि हम लोग वाटर सॉल्ट का सोल्यूशन है उसको बॉइलिंग मतलब उसको क्या करते हैं? हीट करते हैं, बॉयल होते जाता है, वाटर हम लोग का वेपर बन जाता है, लास्ट में क्या बच जाता है? हम लोग का सॉल्ट बच जाता है। या फिर हम लोग वाटर और बेंजीन ले ले बच्चों। ठीक है, वाटर और क्या ले लें? बेंजीन ले ले। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि हम लोग का दोनों का बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, तो कोई एक हम लोग का पहले वेपर बन जाएगा और एक बाद में बनेगा। ठीक है, तो वो हम लोग का सेपरेट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ए और बी दोनों का सेम हो गया, पी क्यू का दोनों का सेम हो गया, तो अब इसको सेपरेट आप उस तरह से नहीं कर पाओगे। यानी कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके आप ए और बी को या पी और क्यू को सेपरेट नहीं कर पाओगे। ऐसे ही मिक्सचर को हम लोग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं बच्चों। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देखोगे, कुछ अलग। क्या देखोगे? दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों एग्जाम्पल में फ़र्क क्या है बच्चों? यहाँ पर ये जितना बॉइलिंग पॉइंट है, ये जितना बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट कम है बच्चों, कम है। यहाँ पे जितना बॉइलिंग पॉइंट है, यहाँ पे जितना बॉइलिंग पॉइंट है, दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है बच्चों। तो दोनों में यही फर्क है। मतलब एक ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है बाकी कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में, और एक ऐसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर है बच्चों जिसमें बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया? बढ़ गया है बाकी दोनों कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में। तो जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया बच्चों उसको मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोला जाता है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, मिनिमम कम हो गया। देखिए 373 351.3 कम हो गया है, 351.1 केल्विन कम हो गया है। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं बच्चों। और जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया उसको मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलते हैं। अब मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में कौन सा हम लोग का पॉजिटिव डेविएशन और कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो करेगा, इसके बारे में हमको सीखना है यहीं पे। ठीक है, बाकी डेफिनेशन में तो सब कुछ लिखा हुआ है, कोई टेंशन नहीं है, नोट्स में सब लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का क्या मतलब है बच्चों? बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब है कि वेपर प्रेशर बढ़ गया है। अभी हम लोग इन्वर्सली रिलेशन देखें, बॉइलिंग पॉइंट कम होने का मतलब वेपर प्रेशर बढ़ गया है बच्चों। अब वेपर प्रेशर बढ़ गया है तो वेपर प्रेशर बढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉजिटिव डेविएशन ना।
वेपर प्रेशर बढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं, जितना आइडियली होना चाहिए उससे ज़्यादा हो गया है वेपर प्रेशर, तो कैसा, पॉजिटिव डेविएशन। समझिए बात को, कैसा पॉजिटिव डेविएशन, मतलब कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वाला में आपका पॉजिटिव डेविएशन होता है। यहाँ पे क्या हुआ है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया है, मतलब वेपर प्रेशर कम हुआ होगा। क्या बात करते हैं, सही है ना, वेपर प्रेशर कम हुआ होगा। अब वेपर प्रेशर कम होने का क्या मतलब होता है बच्चों, नेगेटिव डेविएशन, कि वेपर प्रेशर जितना आइडियली होना चाहिए उससे कम हो गया है, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो हम लोग का मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में नेगेटिव डेविएशन होता है और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में पॉजिटिव डेविएशन होता है। ये 1 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखोगे। बाकी तो इतना अच्छा से लिखा गया है कि अब नोट्स पढ़ लो, समझ में ना आए तो फिर कहना, 100% समझ में आएगा बच्चों। देख लो, व्हेन द मिक्सचर ऑफ 2 लिक्विड्स बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, when the mixture of 2 liquids boils at constant temperature, then it is called constant boiling mixture or azeotropic mixture or simply azeotrops। definition हो गया बच्चों। the component of an azeotrop cannot be separated by fractional distillation। आप कंपोनेंट को सेपरेट नहीं कर सकते फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज करके। These एजियोट्रॉप्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 तरह का होता है बच्चों, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होगा, हम बोल रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा है, अच्छा एक और एग्जांपल के थ्रू यहाँ आगे समझा देंगे, ठीक है। दीज एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म्ड बाय लिक्विड्स पेयर्स विच शो पॉजिटिव डेविएशन। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स पॉजिटिव डेविएशन शो करता है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर। सच एजियोट्रॉप्स हैव बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन आइदर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। बच्चों प्योर कंपोनेंट एग्जाम्पल के लिए हम देखिए, ये नोट्स आप पढ़ो, एग्जाम्पल हम यहाँ से समझा देते हैं, ठीक है, ये नोट्स आप पढ़ो। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स में क्या होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा, हम यहाँ से समझा देते हैं। आप लोग ये देखो पर्टिकुलर एग्जांपल लेके, ये वाटर है बच्चों, ये इथेनॉल है, इथेनॉल मतलब दारू, इथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये 373 केल्विन है बच्चों वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, और इथेनॉल का कितना है 351.3 केल्विन है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट है। जब दोनों को मिला देंगे, दोनों क्या करेंगे, मिला देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, वाटर प्लस इथेनॉल का मिक्सचर मिलेगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.1 केल्विन बच्चों, ठीक है। यहाँ पे हम लोग का बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया है, दोनों के रेस्पेक्ट में कम हो गया है, सो ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहलाएगा। और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स जो है इसमें पॉजिटिव डेविएशन होगा। कैसे होगा जरा सुन लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर का बढ़ जाना। बॉइलिंग पॉइंट कम होने का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर का बढ़ जाना। अब वेपर प्रेशर बढ़ गया है बच्चों, तो ऑब्वियस है पॉजिटिव डेविएशन है, ऑब्वियस है पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है। अच्छा एक एग्जांपल और लिए हम, वाटर एंड HCl का लिए हैं बच्चों। वाटर का 373 केल्विन है, HCl का 188 केल्विन है बच्चों, ठीक है। जब दोनों को मिला दिए, मिक्सचर मिला, मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट हो गया वो 383 केल्विन हो गया बच्चों, मतलब जितना दोनों का था उससे ज़्यादा हो गया। इसको हम लोग मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बोलेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। अब यहाँ पे आप जरा देखो, बॉइलिंग पॉइंट अधिक होने का क्या मतलब है, वेपर प्रेशर का कम हो जाना। वेपर प्रेशर कम होने का मतलब क्या हुआ, नेगेटिव डेविएशन। वेपर प्रेशर आइडियली जितना होना चाहिए उससे कम हो गया, तो नेगेटिव डेविएशन। तो ये हो गया नेगेटिव डेविएशन बच्चों, और ये हो गया पॉजिटिव डेविएशन। आई होप आपको एजियोट्रॉपिक मिक्सचर समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर भी आप क्या करो, एक बार पहले तो वीडियो देख के आप नोट्स बना लो, ठीक है, पढ़ो, स्टडी करो, फिर से आप एक बार चाहो तो वीडियो देख के समझ सकती हो, और एक बार में समझ में आ गया तब तो बहुत ही अच्छी बात, फिर तो क्या ही कहना। थैंक यू बच्चों, आप लोग को समझ में आया होगा ऐसा हम उम्मीद करते हैं।